Hello and welcome students. In this video we are going to discuss about your history book Social World chapter number 3 Social and रूरल लाइफ। और वीडियो का ये दूसरा पार्ट है। पहला वीडियो आप जो है प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट जो है आपकी सोशल वर्ड करके प्ले लिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं इफेक्ट्स ऑन द पीजेंट। पीजेंट का मतलब क्या होता है? फार्मर। ठीक है, फार्मर पर, किसानों पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं इंडिया में जो परमानेंट सेटलमेंट लाया गया था और उससे पहले वारेन हेस्टिंग्स के थ्रू रैयत व इजारादारी सिस्टम लाया गया था। ठीक है, द एक्चुअल कल्टीवेशन ऑफ द लैंड वर लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ द जमींदार हु ऑफ्टन एक्सट्रैक्टेड एक्सॉर्बिटेंट रेट फ्रॉम द कल्टीवेटर्स, है ना। तो एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? वसूलना। ठीक है, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? वसूलना। एक्सॉर्बिटेंट का मतलब होता है अत्यधिक वसूली करना, है ना। तो एक्सॉर्बिटेंट का मतलब क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि फार्म यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रैक्टर लगाए गए थे रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, और वो मनमाने ढंग से जब वसूली कर रहे थे तो किसानों से ज़्यादा वसूली कर रहे थे। तो जो कि एक प्रकार से किसानों का एग्रीकल्चरर का, एग्रेरियन का क्या कर रहा था? एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था। इससे किसान क्या थे? दुखी थे। द पीजेंट्स हैड टू पे रेवेन्यू इवन in the field, hence they were forced to borrow money from the money lender at high rate interest. Their land was mortgaged, and they had look for at alternate employment and even migrate to the cities case non payment of loan, है ना। तो जब यहाँ पर होता क्या था, एक तो एक्सॉर्बिटेंट रेट था, सबसे बहुत ज़्यादा वो दर पर रेवेन्यू को वसूल किया जाता था, जिससे किसान परेशान होते थे। दूसरी चीज़ ये थी कि किसान जब यहाँ पर किसी भी प्रकार की नेचुरल कैलामिटीज़ हो जाती थी तो वो अपना रेवेन्यू नहीं दे पाते थे, है ना। तो जब रेवेन्यू नहीं दे पाते थे तो अगर आपने इससे पहले का वीडियो देखा होगा, वहाँ मैंने एक फिक्स्ड किस प्रकार से कंपनी को बेनिफिट होता था, फिक्स्ड अमाउंट मिलता था, है ना। तो वो फिक्स्ड अमाउंट कंपनी कलेक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को लगाई थी, और कॉन्ट्रैक्टर चाहे फसलें फेल हो जाएं, चाहे सूखा पड़े, अकाल आए, कुछ भी हो, किसानों को राजस्व देना ही पड़ता था। तो ऐसे में वो मनी लेंडर के पास जाता था। मनी लेंडर बोलते हैं साहूकार को। साहूकार कौन होता है? गांव में जो एक व्यक्ति होता है और सबको पैसे उधारी पे देता है, उसी को मनी लेंडर बोलते हैं। तो वो अपनी ज़मीन को जा कर के वहाँ पर गिरवी रख देता था, और गिरवी रखने के बाद में वो पैसे ले लेता था, और पैसे लेने के बाद में जब वो रेवेन्यू दे देता था तो फाइनली पैसा तो उसके पास होता नहीं था, तो अपनी ज़मीन भी नहीं छुड़ा पाता था। तो ऐसे में वो माइग्रेट कर जाता था, कहाँ पर? दूसरी सिटीज़ के लिए माइग्रेट कर जाता था। कहने का मतलब ये है कि अब एक किसान किस तरीके से मजदूर बन जा रहा है, वर्कर बन जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एट मैनी प्लेसेस मनी लेंडर्स replace the old lenders who took no interest improving agriculture production. Many of them absentee landlords who leased out their land tenants and live in cities. अब यहाँ पर तीसरी बात ये होती है कि जब जो मनी लेंडर होते हैं, जिनके पास ज़मीनें गिरवी रखी जाती हैं, जो फार्मर्स अपनी ज़मीनें रख देते हैं और बाद में नहीं छुड़ा पाते हैं, वो सिटीज़ में चले जाते हैं, तो उनके पास बहुत सारी ज़मीनें हो जाती हैं और वो भी एक प्रकार से क्या बन जाते हैं? लैंडलॉर्ड बन जाते हैं। ठीक है, वो भी लैंडलॉर्ड बन जाते हैं। और एक कुछ का यहाँ पर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड का मतलब ये है कि कुछ ज़मींदार ऐसे होते थे जो यहाँ पर ज़मीनें तो उनकी होती थी लेकिन वो खुद नहीं रहते थे, वो किसी को अपॉइंटमेंट कर देते थे और वो शहरों में रहते थे, तो उनको एब्सेंटी लैंडलॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपने पीछे का वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से परमानेंट सेटलमेंट में हेरिडिटी का राइट मिल गया था, है ना। कि जो यहाँ के पीजेंट जो लैंडलॉर्ड थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, उनको हेरिडिटी का राइट मिल गया था। तो ये वही है, उनकी नेक्स्ट जनरेशन है। नेक्स्ट है द मेथड ऑफ द कल्टीवेशन कंटिन्यूड टू बी प्राइमेटिव एज नाइदर ब्रिटिश आर नार लैंडलॉर्ड टुक एनी इंटरेस्ट टू इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल मेथड आर ईल्ड। तो खेती करने का इंडिया में पुराना तरीका प्रचलित था, तो ऐसे में ना ही ब्रिटिशर्स और ना ही लैंडलॉर्ड जो है
ना तो कृषि में और ना ही खेती की ज़मीन में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे कि ताकि उनमें इरिगेशन दिया जाए, फर्टिलाइज़र दिया जाए ताकि प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो सके। ऐसा कुछ काम होता नहीं था। इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय कृषि जो है वो दिन ब दिन जो है वो बहुत ही बुरी कंडीशन में होती जा रही थी। ठीक है। नेक्स्ट है, टू गेन मैक्सिमम रेवेन्यू द फार्मर were forced to cultivate the cash crops such as indigo, cotton instead of rice, wheat. Thus, this caused widespread famine-like situations. अच्छा, यहाँ पर देखिए ये जो कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप्स को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉमर्शियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल क्रॉप। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी फसलें जिनको डायरेक्ट मार्केट में बेच दिया जाए और वहाँ से मनी अर्न कर लिया जाए। जैसे अगर आप बीट है, गेहूं है, राइस है, इसको मार्केट में बेचा जाएगा तो ये बिना जो है प्रोसेस हुए इसको काम में नहीं लाया जा सकता है ना। तो ऐसे कॉटन हुआ, इंडिगो हुआ, ये उस समय के लिए, जैसे इंडिगो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड थी, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड थी। तो कहने का मतलब वो लोग नकदी फसलें जो है तैयार करने लगे जिनको एज इट इज़ मार्केट में ले जा करके तुरंत बेच करके और तुरंत मुनाफा कमा लिया जाए। तो जब वो कैश क्रॉप्स बोने लगे, कैश क्रॉप्स की जो है हार्वेस्टिंग करने लगे, तो अनाज अब कहाँ से कलेक्ट होगा? तो जब अनाज नहीं कलेक्ट हुआ तो एक समय ऐसा आया कि फैमाइन, भूखमरी फैल गई, अकाल फैल गया। ठीक है। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि इफेक्ट हैं किसके? पीजेंट्स के। एक प्रकार से पीजेंट जो है यहाँ पर हाई रेट दे रहा है, एक्सप्लॉइट फील कर रहा है, और मनी लेंडर से जो है वो मनी मार्केट ड्राइंग कर रहा है, पैसे उधार ले रहा है, अपनी ज़मीन भी गिरवी रख दे रहा है और सिटीज़ में माइग्रेट कर जा रहा है। ठीक है। और यही लैंडलॉर्ड जो है वो क्या बन जा रहे हैं? यही लैंडलॉर्ड जो है सॉरी ये मनी लेंडर जो है ये लैंडलॉर्ड बन जा रहे हैं। उसके बाद में कुछ एब्सेंटी लैंडलॉर्ड होते हैं जो यहाँ पर नहीं होते हैं, अपनी ज़मीनें जो है रेंट पर देते हैं और वहाँ उनके कृषक वहाँ पर खेती करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर इंडिया की जो है कृषि क्यों जो है फॉलन होती है, क्यों कोलैप्स होती है? क्योंकि यहाँ पर प्राइमेटिव टेक्नोलॉजी यूज होती है। प्राइमेटिव का मतलब होता है एंशियंट टेक्नोलॉजी। जैसे अगर आज के समय में आप देखेंगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन है, इंडिया में बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ट्रैक्टर हैं, इसलिए तो भारत की कृषि ठीक ठाक इस समय हो रही है। उस समय इस तरीके का कोई वर्क नहीं किया गया है ना। हालांकि पंजाब में उन लोगों ने इरिगेशन वगैरह की फैसिलिटी दी थी, अभी आप आगे केस स्टडी में देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं द रैयतवाड़ी सिस्टम। तो आपने दो देखा था, एक तो आपने देखा था इजारादारी व्यवस्था। इजारादारी व्यवस्था, कमेंट में बताइए इजारादारी व्यवस्था किसने स्टार्ट करवाया। और दूसरा आपने देखा था परमानेंट सेटलमेंट, है ना। परमानेंट, थोड़ी सी टाइपिंग सही नहीं हो रही है क्योंकि पेंसिल मेरे पास नहीं है। चलिए देखते हैं पर द रैयतवाड़ी सेटलमेंट। तो रैयतवाड़ी सेटलमेंट सबसे पहले शुरू कब किया गया? 1820 में, 1820 में। ठीक है। रैयत का मतलब होता है किसान, फार्मर। क्या होता है? रैयत का मतलब होता है किसान, फार्मर। ठीक है। तो थॉमस मुनरो थे, थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी सिस्टम को स्टार्ट करवाया और ये सबसे पहले मद्रास में स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि मद्रास प्रोविंस जो थी उसके जो है ये गवर्नर थे थॉमस मुनरो। ठीक है। तो इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में शुरू करवाया रैयतवाड़ी सिस्टम को, और उसके बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी इसको शुरू करवाया गया। ठीक। अब इसमें देखिए इसमें क्या था? इसमें एक बेनिफिट ये था, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम पीजेंट्स आर रैयत। पीजेंट्स आर रैयत का मतलब वही सेम, किसान। ठीक है। वर कंसिडर्ड द ऑनर ऑफ द लैंड एंड लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम डायरेक्टली। अब देखिए यहाँ पर ऑनर कौन है? आपने देखा था कि पिछले जो परमानेंट सेटलमेंट था वहाँ पर ऑनर लैंडलॉर्ड है, यहाँ पर रैयतवाड़ी में कौन है? खुद किसान है। ठीक है। किसान जो है वो रेवेन्यू देगा और वही जो है ज़मीन का कौन है? मालिक है। ठीक है। द रेट रेवेन्यू आज फिक्स्ड हाफ ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। अभी देखिए लेकिन रेट ऑफ रेवेन्यू नहीं चेंज हुआ है, ये 50% ही है। इसमें एक सिस्टम ये कर दिया गया है कि एवरी 30 ईयर्स, प्रत्येक 30 वर्ष के बाद में उसको रिवाइज किया जाएगा कि क्या जो है रेवेन्यू अभी होना चाहिए। हालांकि वो 30% ही रखते थे, सिर्फ कहने के लिए था कि 30 वर्ष बाद जो है उसको रिवाइज किया जाएगा। थॉमस मुनरो थो दी रैयतवाड़ी सेटलमेंट रिकॉग्नाइज द पीजेंट एज द ऑनर ऑफ द लैंड, हाई रेट रेवेन्यू मैड डिपेंड ऑन द मनी लेंडर। लेकिन अभी भी यहाँ पर वही प्रॉब्लम थी, मनी लेंडर पर वो डिपेंड हो गए थे क्योंकि वो अपनी जो रेवेन्यू रेट थी वो नहीं दे पा रहे थे, इसलिए वो
एक प्रकार से साहूकारों पर जो मनी लेंडर थे उन्हीं पर डिपेंड थे। ठीक है। नेक्स्ट है महालवारी सेटलमेंट। महालवारी सेटलमेंट 1830 में स्टार्ट किया गया। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड पंजाब। अंडर दिस सिस्टम द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट वाज मेड द इंटायर स्टेट आर मोबल। इंटायर स्टेट मोबल का मतलब ये है कि पूरी संपत्ति का, ठीक है, जितना प्रोडक्शन होता था उसका जो है कुछ हिस्सा फिक्स कर दिया गया था, और ये उसको वसूल करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए तालुकदार की नियुक्ति कर दी गई थी। तालुकदार एक प्रकार से विलेज का हेडमैन होता था, है ना, जो विलेज का हेड होता था वही जो है रेवेन्यू को कलेक्ट करता था। यहाँ पर भी रेवेन्यू की जो रेट थी वो रफली हाफ थी। रफली हाफ का मतलब होता है लगभग 50%, ठीक ना। टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन which was subjected to a periodic revision. However, even under this system, the condition of the peasant remained pitiable, as they had village retained right of extracting रेवेन्यू। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आपने देखा था कि किस प्रकार से पीछे एक कॉन्ट्रैक्टर था और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सॉर्बिटिंग करता था, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करता था। तो कहने के लिए तो ये था महालवारी सिस्टम थोड़ा सा चेंज था, लेकिन चेंज कुछ नहीं था। यहाँ वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर था, यहाँ पर तालुकदार या विलेज का जो हेडमैन था वो था, और वो एक प्रकार से ज़्यादा जो है वो क्या करता था, रेवेन्यू को एक्सट्रैक्टिंग करता था, रेवेन्यू को कलेक्ट करता था। तो इस प्रकार से किसान यहाँ पर भी जो है 50%, 50% रेवेन्यू देने के लिए कहीं ना कहीं जो है वो फोर्स किया जाता था, और वो भी, उसकी भी दशा बड़ी ही दयनीय हो गई थी। बहुत ही परेशान यहाँ पर अभी किसान है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज एंड इंडियन एग्रीकल्चर। अब ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी आपने देखा था तीन हो गई। एक इजारादारी सिस्टम, दूसरा हो गई आपकी जो है परमानेंट, तीसरी हो गई महालवारी सिस्टम। अब इसका इंडियन एग्रीकल्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या नहीं इम्पैक्ट पड़ता है, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है। द ब्रिटिश डिड एक्सपेरिमेंट विद वेरियस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। all of them were aimed to extracting maximum revenue, hence the condition of the peasant become the miserable। अब देखिए भारत में तो इन्होंने कई पार्ट्स में इंडिया में तीन रेवेन्यू सिस्टम लाए, है ना, एक इजारादारी, परमानेंट और महालवाड़ी, और भारत के अलग अलग पार्ट में। जैसे कि आपने देखा कि अभी महालवाड़ी कहाँ पर लागू हुआ, यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। देखिए महालवाड़ी लागू हुआ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में और पंजाब में, है ना। और इसी प्रकार से इजारादारी आप देखिए ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, है ना। इजारादारी कहाँ पर लागू हुई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। और बाद में जब इजारादारी सिस्टम फेल हो जाती है तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ही दोबारा क्या परमानेंट सेटलमेंट लागू किया जाता है। तो कुल मिलाकर के इन्होंने 3 सिस्टम बनाया, और तीनों का एक ही टारगेट था कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इंडियन फार्मर से कलेक्ट किया जाए। ठीक। अब देखिए द सेल्फ सफिशिएंट ऑफ विलेज वाज डिस्ट्रॉय, देयर वाज ए शिफ्ट टुवर्ड द कल्टीवेशन ऑफ द कमर्शियल क्रॉप्स। अभी मैंने आपको पीछे बताया था ना कमर्शियल क्रॉप्स क्या है। कमर्शियल क्रॉप है शुगर केन, जूट, ऑयल सीड, कॉटन, groundnuts, etc. These crops were called cash crop as they could be easily bought and sold in market। क्योंकि देखिए ये शुगर केन, जूट, ऑयल सीड का मतलब होता है तिलहन, कॉटन और मूंगफली, ये ऐसी फसलें थी जिनको मार्केट में आसानी से लाया जा सकता था और तुरंत बेच करके मुनाफा कमाया जा सकता था। तो एक तो इंडिया की जो एग्रीकल्चर थी, जो अभी तक जो है खाद्यान्न यहाँ पर उत्पादन किया जाता था, गेहूँ चावल की खेती की जाती थी, राइस की और वीट की हार्वेस्टिंग की जाती थी, वो अब जो है वो कैश क्रॉप्स में चेंज हो गया। ठीक है। दूसरा, फेमाइन कंटिन्यू टू बी रेगुलर फीचर्स ऑफ लैंड प्रोडक्टिव फेल। अब देखिए क्योंकि लैंड प्रोडक्टिविटी फेल होती जा रही थी, है ना, भारतीय कृषि की उत्पादन क्षमता कम होती जा रही थी, तो इसलिए फेमाइन जो है अकाल वो लगातार पड़ रहे थे। नेक्स्ट है लैंड बिकम ए सेलेबल कमोडिटी बिकॉज इन टाइम नीड पीजेंट कुड मोर्टेज आर सेल इट, है ना। तो देखिए किसान क्या कर रहा था, जब उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो मनी लेंडर के यहाँ जा करके अपनी ज़मीन रख देता था। तो एक प्रकार से लैंड जो थी वो सेलेबल थी, बिक्री करने वाली एक कमोडिटी बन गई थी। कमोडिटी का मतलब होता है वस्तु। नेक्स्ट द बेगार एंड बॉन्डेड लेबर इंक्रीज इन द पीजेंट वर फोर्स टू सेल देयर लैंड ड्यू टू देयर हाई रेवेन्यू रेट। तो हाई रेवेन्यू रेट की वजह से वो एक प्रकार से किसान बंधुआ मजदूर बन करके काम करने के लिए कहीं ना कहीं जो है फोर्स किया जाता था। एग्रीकल्चर इंटायर टू बी स्टैगेंट। स्टैगेंट का मतलब होता है घाटा।
है ना, कमी आना, रिड्यूस जिसको बोलते हैं। नाइदर द ब्रिटिश नार द लैंड लॉर्ड टुक स्टेप टू इम्प्रूव, दे डिडंट प्रोवाइड इरीगेशन फैसिलिटी, सीड, प्लाऊ, फर्टिलाइजर एंड डिड नॉट ट्राई टू एडुकेट द फार्मर। तो भारतीय कृषि एक प्रकार से घाटे का धंधा बन गई थी। ना ही ब्रिटिशर्स ने और ना ही लैंडलॉर्ड से, ज़मींदारों ने कृषि में किसी भी प्रकार की जो है सुधार की। जैसे अगर मान लीजिए सरकार सिंचाई प्रोवाइड कर देती है ना, जो है बीज दे देती और खेत की जुताई करने के साधन दे देती, खाद दे देती, फर्टिलाइजर जैसे आज के डेट में यूरिया देखिए दिया जाता है। तो ऐसे उस समय अगर किसानों को ये सब मिलता तो शायद भारतीय कृषि की स्थिति, सिचुएशंस कुछ इम्प्रूव हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो एक प्रकार से किसानों के लिए और भारतीय कृषि के लिए ये कुछ सही नहीं रहा। ठीक है, तो एक बार दोबारा हम रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या चेंजेस होता है। एक तो जो हमारे यहाँ खाद्यान्न कृषि होती है वो कैश क्रॉप में चेंज हो जाती है, अकाल लगातार बढ़ते रहते हैं और ज़मीनें जो है वो अब बिक्री की वस्तु बन गई हैं। और जो यहाँ के किसान हैं वो एक प्रकार से जो है लेबर बाउंडेड करने के लिए, करने के लिए तैयार हो जाते हैं और भारतीय कृषि में लगातार जो है वो गिरावट होती रहती है। ठीक है, अब किस प्रकार से ग्रोथ ऑफ कमर्शियल होता है, किस प्रकार से कमर्शियल जो खेती होती है वो हमारे यहाँ बढ़ती जाती है, इस बात को यहाँ पर हम समझते हैं। The self-sufficiency of the Indian villages was completed, broken under the Britain. The Indian peasants were forced to grow commercial crops such as tea, coffee, indigo, jute, oil seed, sugarcane, mulberry, rubber। देखिए अब ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये वो एग्जाम्पल्स नहीं कह सकते हैं, इनको हम वही बोलेंगे कि ये वही सारी जो है कमर्शियल क्रॉप्स हैं जिनको कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स जो है इंडियंस फार्मर को फोर्स करते थे कि आप जो है शुगर केन, मलबरी रेशम को बोलते हैं, रबर, कॉफ़ी, जूट और जो है तिलहन की खेती करें। क्यों? क्योंकि इन सारी चीज़ों की डिमांड थी और इसी को ले जा कर के ब्रिटेन बाहर के देशों में बेचते थे और मुनाफा कमाते थे। आगे चल कर के जब देखेंगे अभी कॉटन जो है, कॉटन आपको मैंने पिछले क्लासेस में पढ़ाया कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ पर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में शुरू हुआ ना, टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्यों, कॉटन जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, कपड़ा उद्योग के लिए कॉटन ही तो चाहिए, कॉटन रॉ मटेरियल का वर्क करता था। तो ये इंडिया से कॉटन लेकर के जाते थे और अपने देश में जो है उससे कपड़ा बनाते थे, फिर ले जा कर के बेचते थे। तो एक प्रकार से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का काम कहीं ना कहीं इंडिया भी करता था ब्रिटेन के लिए। ठीक ना, आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैनी ऑफ दीज क्रॉप्स और रॉ मटेरियल फॉर दिस इंडस्ट्रीज ब्रिटेन, है ना। तो बहुत सारे कुल मिलाकर के ये जो है ये टी, कॉफ़ी, इंडिगो, जूट, ऑयल सीड, शुगर केन, मलबरी, रबर्स, ये सब रॉ मटेरियल, कच्चे माल का काम कर रहे थे ब्रिटेन के उद्योगों के लिए। These crops were grow on large estate called plantation owned by the Europeans। अब देखिए तो ये जब ये जो कमर्शियल क्रॉप्स होती थी इनकी जब बड़े पैमाने पर खेती की जाती है तो उसी को प्लांटेशन बोलते थे। और ये प्लांटेशन कौन करवाते थे? ये यूरोपीय लोग खुद करवाते थे, इसके मालिक होते थे यूरोपियन लोग। ठीक ना, इसकी खेती एक बड़े पैमाने पर वो करवाते थे यूरोपियन लोग। और कहाँ पर? ये आसाम में, बंगाल में और केरला में। तो असम, बंगाल और केरल में एक प्रकार से प्लांटेशन क्रॉप्स एग्रीकल्चर स्टार्ट करवा दिए थे। द ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट कपल्ड द प्लांटेशन एग्रीकल्चर मेड पीजेंट एंड ट्राइबल ग्रुप राइज इन रेबेलियन। तो अब देखिए एक प्रकार से किसान और ट्राइबल, देखिए ट्राइबल का मतलब क्या होता है? जनजाति समूह, यही लोग उस समय खेती करते थे, किसान और जनजाति। तो जब ये देखते हैं कि हमारे यहाँ लगातार आप हमसे जो है नकदी फसलों की खेती करवा रहे हैं, कमर्शियल फसलों की खेती करवा रहे हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आप एग्रीकल्चर में कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों लोग क्या कर देते हैं? एक प्रकार से रिबेलियन कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं, अंग्रेजों के अगेंस्ट हो जाते हैं। अब इसी में देखते हैं क्या किस प्रकार से अगेंस्ट होते हैं और कौन कौन से रिबेलियंस होते हैं। तो देखिए बंगाल और बिहार के क्षेत्र में किसानों ने विद्रोह किया, और जब किसान विद्रोह करते हैं तो किसके खिलाफ विद्रोह करते हैं? देखिए प्लांटर्स, वही बागान मालिक, और जमींदार और मनी लेंडर, तो ये तीनों लोगों के खिलाफ विद्रोह करते हैं। लेकिन कंपनी ने जो है किसानों के इस विद्रोह को जो है क्या कर देती है? क्रस्ट कर देती है, दबा देती है। ठीक है, एक प्रकार से ये विद्रोह फेल हो जाता है। तीसरा है इंडिगो रिवोल्ट। अब इंडिगो रिवोल्ट में क्या होता है? इंडिगो रिवोल्ट में ये होता है कि कुछ जनजातीय समूह जो कि यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होते हैं, उनमें हम देखते हैं
द वर्ड इंडिगो इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इंडिकॉन एंड लैटिन वर्ड इंडिकम मीनिंग फ्रॉम इंडिया। तो इंडिगो शब्द यहाँ पर बताया गया है कि इंडिगो शब्द जो है ग्रीक भाषा के इंडिकॉन से और लैटिन भाषा के इंडिकम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है भारत से। क्या होता है? भारत से। ठीक है, चलिए इस वीडियो को इंडिगो रिवोल्ट को हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करते हैं। ये वीडियो लॉन्ग हो रहा है।